आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल 2023 माह को देखेंगे और इस बार हम लोग आगे से भी प्रतियोगिता दर्पण को या कोई भी करेंट अफेयर्स जो होगा उसे मानचित्रों की मदद से देखेंगे। आप लोग एक एटलस ले लीजिएगा जिसमें कि पॉलिटिकल मैप हो वर्ल्ड का और फिजिकल हो, इंडिया का पॉलिटिकल हो, फिजिकल हो, और साथ में आप जिस भी स्टेट के हों उनका, जैसे हम लोग बिहार के हैं तो ये बिहार का पॉलिटिकल मैप है। हालांकि कि एक त्रुटि के कारण फिजिकल मैप नहीं हो पाया, अगली बार उसे जोड़ दिया जाएगा। तो इंडिया, वर्ल्ड और आप जिस क्षेत्र से, जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उसका पॉलिटिकल फिजिकल मैप रखिएगा। जहाँ भी आवश्यकता होगी प्रतियोगिता दर्पण में हम लोग मैप से मदद लेंगे। तो प्रतियोगिता दर्पण में जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है उसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे। राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो पहला टॉपिक है वो विधि आयोग का है, जिसे हम लोग इंग्लिश में लॉ कमीशन कहते हैं। प्रतियोगिता दर्पण में आए उससे पहले हम लोग साइड में ये देखते हैं कि जो वर्तमान का जो विधि आयोग है, जिसकी चर्चा अभी हाल फिलहाल हुई थी, उसमें है कि विधि आयोग के कार्यकाल में बढ़ोतरी की गई है। परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ये है कि वर्तमान का जो विधि आयोग है वो 22वां विधि आयोग है, जिनकी अध्यक्षता ऋतुराज अवस्थी सर कर रहे हैं। ये हमारे पीटी के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे यदि आप देखिएगा तो प्रतियोगिता दर्पण में जो भी टॉपिक है उसे मैंने PMI में डिस्ट्रीब्यूट किया है, यानी कि जहाँ भी PMI लिखा हुआ है आप समझिएगा कि वो पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। जहाँ पे केवल M लिखा हुआ होगा वो मेंस के लिए, हालांकि ये जो M है ये मैप के लिए है। तो यहाँ जान गए। अब हम लोग को यहाँ पे देखना है प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्त ये कि प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष, तो उनका नाम था MC सीतलवार। ठीक है, MC सीतलवार प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष MC सीतलवार थे। भारत जब आज़ाद हुआ और 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने एक विधि आयोग की आवश्यकता पे बल दिया और इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने विधि आयोग बनाई और MC सीतलवार को इनका प्रथम अध्यक्ष बनाया। यहाँ पे एक चीज, इसे वर्तमान से यदि जोड़ा जाए तो इनकी एक पुत्री है जिनका नाम है तीस्ता सीतलवार। यदि आप तीस्ता सीतलवार का नाम सुने होंगे तो ये एक भारतीय पत्रकार हैं। 2002 में जो गोधरा कांड हुआ था उस गोधरा कांड में ये स्टिंग ऑपरेशन की थी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज वर्तमान में हैं उस समय के मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और अमित शाह पे इन्होंने कोर्ट में केस किया। फिर हम लोग देखेंगे कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी को गोधरा कांड से क्लीन चिट दी, उसके अगले ही दिन तीस्ता सीतलवार की गिरफ्तारी हो गई और इन्हें दंगा भड़काने में, यानी गोधरा दंगा भड़काने में, दूसरा टेरर फंडिंग में, यानी कि आतंकवाद को फंडिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 2-3 महीने तीस्ता सीतलवार गिरफ्तार भी रही हैं, अभी वो बेल पे रिहा हो गई हैं। तो यहाँ पे एक पॉलिटिकल टर्म को भी समझना आवश्यक है, हालांकि ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ये जो MC सीतलवार थे ये हमारे जवाहरलाल नेहरू के मित्र थे और कानून के बहुत बड़े जानकार थे, इसलिए इन्हें विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। उन्हीं के जनरेशन की उनकी पुत्री हैं तीस्ता सीतलवार। उस समय उन्होंने मोदी का विरोध किया था और आज जैसे ही मोदी और अमित शाह को क्लीन चिट मिली अगले दिन ये गिरफ्तार हो गई। ये एक पॉलिटिकल सिनेरियो हमें समझना आवश्यक भी है। उसके बाद हम लोग विधि आयोग में ये समझेंगे कि ये एक गैर संवैधानिक आयोग है, कमीशन है। गैर संवैधानिक का मतलब क्या होता है? जिसकी चर्चा हमारे संविधान में प्रारंभ में नहीं थी, बाद में कानून पारित करके किसी आयोग को नियुक्त किया जाता है, यानी कि ये एक गैर संवैधानिक संस्था है। दूसरा, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि कानून मंत्रालय
और भारत सरकार को जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है वो कानूनी सलाह देता है, और ये सिर्फ और सिर्फ सलाह होता है, न कि इसे मानना आवश्यक है। अगर हम लोग आज़ादी से पहले जाएंगे तो हम लोगों ने नाम सुना है लॉर्ड मैकाले का, जिन्होंने 1833 में लॉर्ड मैकाले ने एक चार्टर लाया था, एक कानून लाया था, लॉर्ड मैकाले 1833 का चार्टर। उसके तहत विधि आयोग का गठन सबसे पहले आज़ादी से पहले किया गया। तो इतनी चीज़ों को हम लोग लॉ कमीशन के बारे में जानना आवश्यक है, और एग्जाम में यही सभी चीज़ें आपको पूछेंगे। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे चीते से संबंधित। हम लोगों ने सितंबर में भी देखा था 2017 में कि नामीबिया से चीतों को लाया गया था भारत। इस बार दक्षिण अफ्रीका से चीतों को लाया गया है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से चीतों को लाया गया है। कितने चीते? 12 चीतों को लाया गया है। तो ये 12 भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि स्टेट लेवल में या जो जनरल वनडे कंपटीशन उसमें डेटा पूछ सकता है कितने 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से लाया गया। ला के कहाँ रखा गया है? कूनो नेशनल पार्क में, जो मध्य प्रदेश में है। अब हम लोग पॉलिटिकल मैप के सहायता से देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका है कहाँ। हम लोग जानते हैं कि जो दक्षिण अफ्रीका है वो अफ्रीका महादेश में है। मैप पढ़ने का यही फायदा होता है कि आप उस देश को लाइव देख सकते हैं। तो देखिए, अगर आप पॉलिटिकल मैप रखे होंगे तो आप देखिए कि अफ्रीका के सबसे साउथ में ये दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है, अफ्रीका के सबसे साउथ में दक्षिण अफ्रीका है। बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं हो रहा है, लेकिन यही दक्षिण अफ्रीका है, और यहाँ पे हमारा इंडिया है। तो यहाँ से चीतों को 12 चीतों को लाया गया है भारत के मध्य प्रदेश में, यानी कूनो नेशनल, यहाँ पे कूनो नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश में एक जिला है श्योक और एक जिला है मुरैना। इन दोनों जिलों में एक नेशनल पार्क है जो टाइगर रिजर्व भी है, कूनो नेशनल पार्क। वहीं पे इन 12 चीतों को लाया गया। तो पिछले बार भी 17 सितंबर को नामीबिया से चीतों को लाया गया था। उस दिन हमारे नरेंद्र मोदी साहब का जन्मदिन भी था। ठीक है, तो ये दक्षिण अफ्रीका के मैप को थोड़ा बेहतर तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। इसकी राजधानी प्रीटोरिया है। ठीक है, अब हम लोग, और यहाँ पे ये भी हम लोग देख लेंगे। देखिए, जैसे कि ये इंडियन ओशन है, इसकी जानकारी हमें जाननी आवश्यक है। ये अटलांटिक ओशन है, जिसे साउथ अटलांटिक ओशन यहाँ पे, यानी कि इधर इंडियन ओशन है, यहाँ इधर अटलांटिक ओशन है, यानी कि अंध महासागर जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। तो मैप अगर आप पढ़ते हैं तो चीज़ों को समझना ज़्यादा आसान होता है। अगर मध्य प्रदेश की चर्चा है तो आप जानते होंगे सबसे अधिक जो बाघ हैं वो मध्य प्रदेश में ही हैं। ये एक क्वेश्चन मध्य प्रदेश का होता है। दूसरा, सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या मध्य प्रदेश में है। इन सभी चीज़ों को भी आप धीरे धीरे जानते रहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्रतियोगिता दर्पण में। अब यहाँ पे देखिएगा तो इतने ही चीज़ों की चर्चा यहाँ पे है और कुछ भी हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे डीआरडीओ से संबंधित। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे डीआरडीओ से संबंधित। तो यहाँ पे यदि आप जो कलर किया गया है केवल और केवल प्रतियोगिता दर्पण में वही पढ़िए। यदि हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ने का क्या आवश्यकता है? हमें समय बचाना है और एक बार में 2 घंटा 3 घंटा पढ़ के पूरे प्रतियोगिता दर्पण को एक फुल फ्लेजेड पढ़ लेना है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है DRDO। एक शब्द DRDO द्वारा हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का परीक्षण किया गया है, टेस्टिंग किया गया है। तो हम लोग सबसे पहले DRDO को समझेंगे। DRDO है क्या? D का मतलब होता है डिफेंस, R से रिसर्च, D से डेवलपमेंट, O से ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। किसका ऑर्गेनाइजेशन है? डिफेंस का ऑर्गेनाइजेशन है।
और करता क्या है कि रिसर्च करता है, यानी कि रक्षा क्षेत्र में रिसर्च को डेवलप करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए ये इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1958 में जवाहरलाल नेहरू ने किया था। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ये डीआरडीओ ने अभी क्या किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रक्षा अनुसंधान एक विकास, रक्षा अनुसंधान एवं होगा यहाँ पे, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने ध्वनि की गति से 6 गुना गति से लक्ष्य को भेदने की क्षमता वाले हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का परीक्षण उड़ीसा के तट के निकट एपीजे कलाम द्वीप से किया। ठीक है, तो डीआरडीओ ने क्या किया है कि एक टेक्नोलॉजी के मदद से, उस टेक्नोलॉजी का नाम है हाइपरसोनिक, यानी कि हाइपरसोनिक का मतलब होता है ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें आप ध्वनि के गति से ज़्यादा गति से आप यात्रा कर सकें। तो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के मदद से एक टेस्टिंग की है, डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल की टेस्टिंग की गई है, डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल की टेस्टिंग की गई है। और ये जो डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल की टेस्टिंग की गई है, परीक्षण किया गया है, तो परीक्षण में ये निकल के आया कि अब हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ध्वनि से 6 गुना गति से हमें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाएगी। तो ये जो टेस्टिंग की गई है वो कहाँ की गई है, तो ये टेस्टिंग उड़ीसा में की गई है। ठीक है, टेस्टिंग की गई है उड़ीसा में। उड़ीसा में एक द्वीप है जिसका पहले नाम था व्हीलर द्वीप, और इसी व्हीलर द्वीप का नाम 2015 के बाद जब हमारे पूर्व राष्ट्रपति की मृत्यु हुई तो उनका नाम, इस द्वीप का नाम कर दिया गया एपीजे अबुल कलाम द्वीप। ठीक है, तो उड़ीसा में है एक द्वीप, उड़ीसा में है एक द्वीप एपीजे अबुल कलाम द्वीप, वहीं से इसकी टेस्टिंग हुई है। अब हम लोग थोड़ा सा मैप में उड़ीसा को देखने का प्रयास करें कि उड़ीसा है कहाँ। तो यहाँ देखिएगा कि उड़ीसा यहाँ पे है, और एक बार देख के छोड़ना नहीं है। जब जब उड़ीसा का जिक्र आएगा तो हम लोग एक बार मैप देखेंगे ताकि हम लोग को पूरी तरह से याद भी हो जाए। तो यहाँ पे उड़ीसा है, इस पार्ट को हम लोग उड़ीसा को देख रहे हैं कि यहाँ है उड़ीसा, जहाँ पे कभी कलिंग युद्ध हुआ था। उड़ीसा को पहले उत्कल और कलिंग भी बोला जाता है। उड़ीसा है और यहीं पे है व्हीलर द्वीप। ठीक है, तो यहाँ पे है एपीजे कलाम द्वीप, जिसे पहले व्हीलर द्वीप कहते थे। बंगाल की खाड़ी के पास है। एक चीज यहाँ पे समझिएगा कि दुनिया में कोई भी टेस्टिंग सेंटर होगा वो उस देश के ईस्ट में होगा। जैसे उड़ीसा है ईस्ट में, तो यहीं पे टेस्टिंग सेंटर क्यों है, उसके पीछे कारण है ये समुद्र, ये सी। कारण है कि जब भी किसी रॉकेट की टेस्टिंग की जाती है तो रॉकेट का जो लॉ है वो ऐसे आसमान में जाएगा और फिर इस तरह से जमीन पे गिरेगा, और यहाँ पे अगर कोई शहर है तो उसे तबाह कर सकता है। यही कारण है कि उस जगह पे टेस्टिंग सेंटर बनाया जाता है, मिसाइल टेस्टिंग सेंटर, जिसके ईस्ट डायरेक्शन में समुद्र हो, जिसके ईस्ट डायरेक्शन में समुद्र हो, और वो जो रॉकेट है, वो जो मिसाइल है, समुद्र में गिर के खत्म हो जाए, मनुष्य की या जान माल की क्षति न हो। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी हम लोग जानते ही हैं, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। नवीन पटनायक इसके अभी वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं, जो पिछले 15-20 सालों से चीफ मिनिस्टर हैं। बीजेडी इनके पार्टी का नाम है, बीजू जनता दल। इनके पिता का नाम बीजू पटनायक था, इनसे पहले इनके पिताजी चीफ मिनिस्टर थे। और वर्तमान में जो हमारी राष्ट्रपति हैं उड़ीसा में, मयूरभंज एक जगह है, मयूरभंज की ही रहने वाली है। मयूरभंज में ही है सिमलीपाल नेशनल पार्क,
और ये इसी सिमलीपाल नेशनल पार्क में है टाइगर रिजर्व। तो एक चीज़ों से हम लोग 5-6 चीज़ों को जान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझ गए कि अभी एक टेस्टिंग हुआ है एपीजे कलाम द्वीप से, और उस टेस्टिंग से भारत को ये फायदा होगा कि युद्ध के समय वो सुपरसोनिक स्पीड से किसी भी मिसाइल से दुश्मन देश पर हमला कर सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हमारे लिए अब जो महत्वपूर्ण है वो देखेंगे। हमारे लिए वो अगला महत्वपूर्ण है जम्मू कश्मीर से संबंधित। जम्मू कश्मीर में अभी हुआ क्या है कि एक है फोर्स गजनवी फोर्स, दूसरा है खालिस्तान टाइगर फोर्स, यानी दो फोर्स है, गजनवी फोर्स और खालिस्तान टाइगर फोर्स। उसे प्रतिबंधित कर दिया गया है एक नियम के तहत। तो प्रतियोगिता दर्पण में पहले एक बार रीड आउट कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में गजनवी फोर्स व खालिस्तान टाइगर फोर्स को आतंकी संगठन घोषित करते हुए इन दोनों पर आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगाया है। एक यहाँ पे ये समझें। दूसरा, इसके साथ ही अधिसूचना जारी कर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने खालिस्तान समर्थक हरविंदर सिंह सद्धू उर्फ रिंदा को भारत विरोधी घोषित किया। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम लोग कुछ चीजों को यहाँ पे समझेंगे इस क्वेश्चन के तहत। पहला समझेंगे कि जम्मू कश्मीर में JNK में दो संगठन थे। एक संगठन का नाम है गजनवी, खुद के द्वारा बनाया गया था कुछ लोगों के द्वारा। दूसरा खालिस्तान टाइगर फोर्स। इन दोनों संगठन को प्रतिबंधित प्रोहिबिटेड कर दिया गया है। प्रोहिबिटेड कौन सा मंत्रालय करता है? होम मिनिस्ट्री करता है, यानी गृह मंत्रालय करता है। यानी अमित शाह ने दोनों संगठन को प्रतिबंधित कर दिया। यहाँ पे हम लोग एक चीज समझ रहे हैं कि भारत में यदि किसी भी संगठन को आप प्रतिबंधित करते हैं या आतंकवादी संगठन घोषित करते हैं, तो मंत्रालय है भारत के पास होम मिनिस्ट्री, वही प्रतिबंधित कर सकता है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद यदि कुछ होता है तो वो गृह मंत्रालय का होता है। आप गौर करिएगा कि किसी भी स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो प्रयास करते हैं कि हम होम मिनिस्ट्री खुद अपने पास रखें। अगर आप बिहार के सिनेरियो को देखिएगा तो जितने सालों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, होम मिनिस्ट्री वो अपने ही पास रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिबंधित हो गया, और प्रतिबंधित कोई करेगा तो वो गृह मंत्रालय ही होगा। दूसरा हम लोग देखेंगे कि किस नियम के तहत इसे प्रतिबंधित किया गया है। तो भारत में आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए या किसी को आतंकवादी संगठन को प्रतिबंधित करने के लिए एक नियम है UAPA। फुल फॉर्म होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA का नाम है, यानी कि गैर कानूनी गतिविधि प्रतिबंधित अधिनियम। यानी इस अधिनियम के तहत, इस एक्ट के तहत किसी भी संगठन को प्रतिबंधित किया जा सकता है, किसी भी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया जा सकता है। 1967 से यह संगठन ये UAPA भारत में लागू है। हम लोगों ने पहले पोटा का भी नाम सुना है, एक हम लोगों ने टाडा का नाम सुना था। संजय दत्त को इसी अधिनियम के तहत उन पे टाडा लगाया गया था। अगर ये साबित हो जाता तो संजय दत्त कभी भी जेल से रिहा नहीं होते। वही रिहा हो जाए इसके लिए ये टाडा को खत्म ही कर दिया गया था और पोटा बनाया गया था। तो इतने चीज़ों को हम लोगों ने जाना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे।
और यहाँ पे जो हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है विमेंस प्रीमियर लीग। इन सभी चीज़ों को पढ़ने का कोई भी आवश्यकता नहीं है, जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है केवल हम लोग वही देखेंगे। अगर सब कुछ पढ़ना है तो साथ में पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगला हम लोग देखेंगे WPL यानी कि विमेंस प्रीमियर लीग। विमेंस प्रीमियर लीग देखेंगे, थोड़ा सा पेन वर्क नहीं कर रहा है। सेगमेंट इरेजर। तो विमेंस प्रीमियर लीग में देख हम लोगों ने 2008 से IPL देखा है। हम लोगों ने 2008 से IPL देखा है और इस बार 2023 से पहली बार महिलाओं का IPL टाइप का एक प्रीमियर लीग शुरू हुआ है। ठीक है, तो वो देखेंगे कि वो है क्या। WPL वो विमेंस प्रीमियर लीग। विमेंस प्रीमियर लीग में देखेंगे 2023 से पहली बार इसकी शुरुआत हो रही है, पहला। दूसरा, इसमें ये देखना है कि 5 टीमें शामिल हैं। अब ये याद कैसे रहेगा, ये जो 5 टीमें हैं जैसे कि बेंगलोर की टीम है, यूपी की टीम है, मुंबई की टीम है, गुजरात है और दिल्ली है, इसे आप मोदी जी से जोड़ के समझ सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो कहीं भी इनिशिएटिव होता है तो गुजरात तो रहता ही है, तो एक टीम गुजरात रहेगी। मोदी जी हैं तो अंबानी साहब रहेंगे, तो मुंबई इंडियंस रहेगा। अब मोदी जी हैं तो बनारस होगा, तो यूपी की एक टीम हो जाएगी। अब टीम है तो दिल्ली की टीम तो मस्ट है, क्योंकि दिल्ली हमारा कैपिटल है, तो दिल्ली की टीम हो गई। और पांचवा हमें बेंगलुरु याद रखना है। तो ये 5 टीमें हैं। बेंगलुरु की कप्तान है स्मृति मंधाना, जिसे हमें याद रखना है। ये इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम की भी कैप्टन है। फिर दूसरी है एलिशा हिली। तीसरी है हरमनप्रीत कौर। गुजरात की कैप्टन है बेथ मुनी और दिल्ली कैपिटल्स की है मैग लेनिन। बस इतना ही हमें याद रखना, इन सभी चीज़ों को हम लोगों को छोड़ देना है। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे राज्यपाल से संबंधित कौन कौन सी चीजें हैं। हम लोगों ने देखा है, और ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, PMI, इसका मतलब है कि ये जो टॉपिक है PT मेंस और इंटरव्यू। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे PMI का मतलब ये PT मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसे शॉर्ट में समझने के लिए हम लोग को देखना ये है कि जो राज्यपाल की नियुक्ति हुई है, आप थोड़ा सा राज्यपाल को भी समझिएगा। राज्यपाल जो होते हैं किसी भी राज्य के प्रमुख होते हैं, जो मुख्यमंत्री के सलाह पे राज्य को चलाते हैं। ठीक है, जो मुख्यमंत्री के सलाह पे राज्य को चलाते हैं। यहाँ पे जितने भी राज्यपालों के विषय में दिया गया है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने राज्यपाल से मतलब होना चाहिए। जैसे कि बिहार में दिया हुआ है कि बिहार के कौन राज्यपाल हैं, तो बिहार में वर्तमान में राज्यपाल हैं राजेंद्र साहब, राजेंद्र विश्वनाथ। आप विशेष रूप से याद रखिए कि आपके राज्य के राज्यपाल कौन हैं। वैसे एक लिस्ट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश, उनके राज्यपाल हैं अब्दुल साहब।
अब्दुल नज़ीर, ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। फिर एक अरुणाचल प्रदेश है, उसके राज्यपाल हैं पटनायक साहब। सिक्किम के राज्यपाल बदल गए हैं लक्ष्मण प्रसाद, लक्ष्मण प्रसाद, ठीक है। झारखंड के भी राज्यपाल बदले हैं, उनका नाम है राधा कृष्णन। हिमाचल प्रदेश में पहले राजेंद्र विश्वनाथ थे, अभी हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं शिव प्रताप, शिव प्रताप शुक्ला। शिव प्रताप शुक्ला यूपी बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। असम के राज्यपाल, ये पहले बीजेपी में राजस्थान के विपक्षी नेता थे, अभी इन्हें असम का राज्यपाल बनाया गया है गुलाब चंद्र कटारिया। फिर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं वर्तमान में विश्वभूषण, ठीक है। मणिपुर के राज्यपाल हैं अनुसुईया बनी हैं, अनुसुईया। और नागालैंड के राज्यपाल बने हैं जी गणेशन, नागालैंड के राज्यपाल जी गणेशन बने हैं। और बिहार के जो राज्यपाल थे अब वो मेघालय के राज्यपाल बन गए हैं फागू चौहान, जो 5-6 बार एमएलए रहे थे उत्तर प्रदेश के मऊ सीट से। और राजेंद्र विश्वनाथ तो बिहार के राज्यपाल हैं ही। तो राज्यपाल से भी संबंधित कभी कभी पीटी में क्वेश्चन आता है, और मेंस में आपको रहेगा कि राज्यपाल के कार्यों की चर्चा करिए। तो राज्यपाल नियुक्त कैसे होते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करती हैं। राष्ट्रपति कैसे करेंगे? जब कैबिनेट जिन व्यक्तियों को सूचित करता है, सलाह देता है, उनकी ही नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं या करती हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने देखा है कि नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हुए हैं, हम लोगों ने देखा है कि नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हुए हैं। तो मैप से देखें उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले हम लोग देखेंगे त्रिपुरा के बारे में। तो हम लोग इंडिया के मैप में आते हैं और देखते हैं त्रिपुरा है कहाँ। तो अब ध्यान दीजिएगा त्रिपुरा को। त्रिपुरा से संबंधित हमेशा एक प्रश्न आता है कि आप देखिएगा ये जो व्हाइट वाला पोर्शन बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश इसे 3 तरफ से घिरा हुआ है, 3 तरफ से बांग्लादेश इसे घेरे हुए हैं। ये क्वेश्चन आता है कि 3 तरफ से किस राज्य को बांग्लादेश घेरे हुए? तो आंसर होगा त्रिपुरा। नॉर्थ ईस्ट का एक पॉपुलर स्टेट है, यहाँ अभी चुनाव हुआ। तो जो चुनाव होता है विधानसभा में एमएलए का, यहाँ पे 60 सीट्स हैं, ये हमें जानना है। त्रिपुरा में 60 सीट्स हैं जो महत्वपूर्ण है। अभी जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हैं उनका नाम है मानिक साहा। पहले ये कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आए। मानिक साहा चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। गवर्नमेंट जो है वो फिर से रिपीट की है। गवर्नमेंट बीजेपी प्लस एक पार्टी है आईपीएफटी पार्टी, इनकी गवर्नमेंट बनी है, ठीक है। एमएलए सीट्स जानना आवश्यक है, कितना एमएलए सीट है। चीफ मिनिस्टर मानिक साहा है। और ये त्रिपुरा का मैप है जो बांग्लादेश को 3 तरफ से घेरे हुए है। मिजोरम भी इसका सीमा बनाता है और असम इसका सीमा बनाता है। 2 स्टेट को ये टच करता है, ये ध्यान में रखिएगा। 2 स्टेट को ये टच करता है और एक बॉर्डर जो है बांग्लादेश का इससे टच होता है। यहाँ पे एक मंदिर है त्रिपुर सुंदरी मंदिर, इसकी राजधानी अगरतला में। यहाँ पे त्रिपुर सुंदरी मंदिर, इसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है त्रिपुरा। एक व्यक्ति का नाम जानना आवश्यक है। त्रिपुरा में कम्युनिस्ट पार्टी के थे मानिक सरकार, जो लगभग त्रिपुरा में 20 साल से मुख्यमंत्री थे, जिन्हें हटा के पिछले बार विप्लव देव ने मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित किया। विप्लव देव मुख्यमंत्री थे
इन्हें रिप्लेस करके पिछले बार मानिक शाह को मुख्यमंत्री बनाया गया और उन्हें ही रिपीट किया गया। विप्लव देव को इसलिए हटाया गया था कि विप्लव देव के जो माता पिता थे वो बांग्लादेश के रहने वाले थे और वो पलायन करके त्रिपुरा में आए। हालांकि विप्लव देव का जन्म त्रिपुरा में हुआ और इनकी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई थी। तो इन पे आरोप लगा था कि ये मूल भारतीय नहीं है। इसके कारण विवाद उत्पन्न हुआ था, कुछ विवादास्पद टिप्पणी भी करते थे, इसलिए इन्हें हटा के मानिक शाह को मुख्यमंत्री बनाया गया था। त्रिपुरा के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है सत्यदेव नारायण। ये बिहार के हैं, इनका नाम हम लोग जान लेंगे, सत्यदेव नारायण। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि एक और चुनाव, त्रिपुरा में 3-4 स्टेट्स में चुनाव हुए हैं। फिर एक नॉर्थ ईस्ट के मैप को हम लोग अच्छे से देखेंगे। अगला साथ ही साथ एक चुनाव हुआ था नागालैंड का, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे है नागालैंड। इसके विषय में एक क्वेश्चन पूछता है कि जो क्रिश्चियन आबादी है यानी कि ईसाई आबादी, सबसे अधिक ईसाई आबादी अगर पूरे भारत में कहीं है तो ये इसी नागालैंड में। एक ऑफिशियल लैंग्वेज इसका इंग्लिश है, ये हमें जानना है। अब हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि विधायक कितने विधायकों का चुनाव होता है, कितने एमएलए का, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो चुनाव जो होता है, निर्वाचन जो होता है, 60 सदस्यों का चुनाव नागालैंड में भी होता है। दूसरा, यहाँ पे गवर्नमेंट बना किसका है, तो एक पार्टी का नाम है एनडीपीपी। एनडीपीपी ने 25 सीट जीते और वो बीजेपी और एलजेपी लोजपा रामविलास पार्टी 12 और 2, इन तीनों ने मिलकर नागालैंड में गवर्नमेंट बनाया है। मुख्यमंत्री जो है हम अभी वर्तमान में नेफ्यू रियो हैं, नेफ्यू रियो इसके मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल अगर हम लोग देखेंगे तो जगदीश मुखी हैं, जगदीश मुखी राज्यपाल हैं, ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों में एक एक लोग यहाँ से चुन के जाते हैं। त्रिपुरा में लोकसभा में 2 लोग चुन के जाते हैं, ये ध्यान रखना है। नॉर्थ ईस्ट में असम को छोड़ के केवल त्रिपुरा एक स्टेट है जहाँ से 2 लोगों का चुनाव लोकसभा के लिए होता है। तो ये हम लोग नागालैंड का देखें। नागालैंड की जो सीमा है असम से मिलती है। असम जो है ये बड़ा सा जो स्टेट है असम, जहाँ 14 लोकसभा सदस्य हैं, इसकी सीमा सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से मिलती है केवल सिक्किम को छोड़ के, ठीक है। सिक्किम की सीमा नहीं मिलती है असम को। 7 सिस्टर्स स्टेट सिक्किम को छोड़ के होता है, यानी असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय को 7 सिस्टर्स कहते हैं। उसमें सिक्किम शामिल नहीं है। नागालैंड में हम लोगों ने जान लिया कि सबसे अधिक ईसाई आबादी नागालैंड में है। एक चीज हम लोगों ने देखा कि एलजेपी यानी लोजपा जो बिहार की क्षेत्रीय पार्टी है, उनके भी 2 एमएलए जीते हैं। क्यों जीते हैं, उसके पीछे कारण है कि रोजगार की तलाश में बिहार से मजदूरों का पलायन नागालैंड में बहुत बड़े मात्रा में हुआ है। बहुत बड़ी जनसंख्या वहाँ पे पलायन कर गई है, तो बिहारी आबादी वहाँ रहती है। लोजपा इस बात को जानती थी, इसलिए उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को उतारा और 2 एमएलए जीत गए। अब छोटे छोटे स्टेट्स भी कोशिश करते हैं कि हम लोग अलग अलग राज्यों में चुनाव जीते। उसके पीछे कारण है कि सभी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चाहिए। अगर आप 4 स्टेट में कम से कम आपके 1 एमएलए जीत जाते हैं तो आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। ये सब क्राइटेरिया होता है। तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्ति के लिए छोटे छोटे पार्टियां भी अलग अलग स्टेट में चुनाव लड़ती। अब हम लोग नागालैंड में एक और महत्वपूर्ण है हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल,
ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। अब हम लोग आगे देखते हैं, अगला चुनाव है मेघालय का। मेघालय के बहुत बड़े नेता हुआ करते जो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे, पीए संगमा। उनके ही वंशज अभी वहाँ मुख्यमंत्री हैं। पूरे भारत में पूरे भारत में एक चीज आगे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वहाँ अभी तो देख लेना है कि जो विधानसभा सीट वहाँ भी 60 है। और मेघालय की जो स्थिति है कि एक पार्टी है नेशनल पीपुल्स पार्टी, एनपीपी, जिनके अभी वो मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। कॉनराड संगमा वही पिछले बार ये मुख्यमंत्री थे, इस बार भी मुख्यमंत्री हैं। कॉनराड संगमा मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने गठबंधन किया है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी से, और बीजेपी इनके साथ है 2 सीट जीत के। ठीक है, और ये जो नेशनल पीपुल्स पार्टी है नॉर्थ ईस्ट की एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है। यानी 3-4 स्टेट्स में इनके एमएलए हैं, इसलिए ये एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है। 2-3 वीडियो में हम लोगों ने प्रतियोगिता दर्पण में ही डिस्कस किया था कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए और उससे लाभ क्या होता है। एक चीज यहाँ देखना है कि राज्यसभा सीट यहाँ 1 है और लोकसभा सीट यहाँ 2 है। यहाँ पे थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा, क्या मेघालय में भी लोकसभा की 2 सीटें हैं। फागू चौहान वहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, और अब हम लोग थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट के मैप को देखेंगे। तो जैसे अगर आप बिहार में हैं तो बिहार से अगर आप ट्रेन पकड़ते हैं तो यहाँ पे किशनगंज आता है, और जैसे ही किशनगंज को क्रॉस करिएगा तो बंगाल आता है, और यहाँ पे एक जगह है अलीपुर द्वार। तो ये जो छोटा सा एरिया हम लोग को दिख रहा है, इसे हम लोग चिकन नेक कहते हैं, चिकन नेक ऑफ इंडिया। मुर्गी के जो गर्दन होता है उसी की आकृति यहाँ पे बनती है। किशनगंज और बंगाल यानी अलीपुर द्वार के आसपास, सिलीगुड़ी के आसपास। ऊपर हम लोग जाते हैं तो ये है दार्जिलिंग, जो वेस्ट बंगाल में ही आता है। इधर हम लोग देख रहे हैं, इधर नेपाल है, इधर भूटान है। सिक्किम 1975 से पहले एक देश हुआ करता था, जिसे इंदिरा गांधी ने भारत में मिला लिया। सिक्किम से संबंधित एक मूवी भी थी सत्यजीत रे की। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बंगाल जैसे ही खत्म होता है तो बंगाल के ऊपर एक स्टेट है सिक्किम, नंबर 1, जिसकी राजधानी गैंगटॉक है। ये जो असम हम लोग देख रहे हैं, ये पहले केवल एक ही स्टेट था असम। इसी से तोड़ तोड़ के अन्य स्टेट्स बने हैं, वो अरुणाचल हो, नागालैंड हो, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है या मेघालय है। ठीक है, तो असम को ही छोटे छोटे भागों में तोड़ के अन्य स्टेट्स बनाए गए। तो क्वेश्चन आपको पूछेगा कि नॉर्थ ईस्ट का कौन सा स्टेट है जिसकी सीमा असम से नहीं मिलती, तो सिक्किम होगा एक। दूसरा एक क्वेश्चन पूछेगा कि 7 सिस्टर्स में कौन सा स्टेट नहीं है, तो सिक्किम। 7 सिस्टर में है असम, असम के ऊपर अरुणाचल हम लोग देख रहे हैं, अरुणाचल से जैसे ही नीचे आएंगे तो नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर, जहाँ की रहने वाली मैरी कॉम है। यहाँ पे एक झील है लोकटक झील, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इम्फाल इसकी राजधानी है। और एक है मिजोरम, जिसकी राजधानी है आइजॉल। यहाँ पे है त्रिपुरा, और यहाँ पे है मेघालय। तो ये 7 स्टेट्स हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है। बांग्लादेश को अगर आप देखिएगा तो मेघालय से, त्रिपुरा से, मिजोरम से भी, और यहाँ असम से, इन 4 स्टेट से बांग्लादेश अपनी सीमा और एक कोलकाता से सीमा साझा करता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा बिहार को टच नहीं करता है बांग्लादेश, क्योंकि किशनगंज के आगे एक उत्तर प्रदेश, एक वेस्ट बंगाल का जिला है दिनाजपुर, उसके बाद बांग्लादेश आता है। ठीक है, तो मैप में इन सभी चीज़ों को हम लोग देखते रहेंगे।
ये जो भूटान है और ये जो नेपाल है, यहाँ पे जाने के लिए हमें वीज़ा की आवश्यकता नहीं है, बिना वीज़ा के भी हम लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पे राष्ट्रीय घटनाक्रम खत्म होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर। ये सभी चीज़ें हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जो महत्वपूर्ण है केवल हम लोग वही पढ़ेंगे। अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में हम लोग देखेंगे, एक ये है, यहाँ पे मैंने दर्ज कर दिया है कि एम और आई यानी मेंस और इंटरव्यू के लिए ही महत्वपूर्ण है, पीटी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 24 फरवरी 2023 को रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हुआ है वो उसका 1 साल हो गया है। इसे आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, जो मेंस और इंटरव्यू के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, हम लोग फिलहाल प्रतियोगिता दर्पण में फोकस करेंगे प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण पूरी तरह से मेंस या इंटरव्यू को समर्पित बुक नहीं है। अब हम लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण है वो हम लोग देखते हैं, महत्वपूर्ण है यहाँ पे एक राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं बांग्लादेश में, उनका नाम है शहाबुद्दीन चुप्पू, शहाबुद्दीन चुप्पू साहब। तो हम लोग फिर से मैप की ओर जाते हैं, बांग्लादेश के मैप की ओर। यहाँ पे है बांग्लादेश का मैप, या फिर पॉलिटिकल मैप में देखते हैं बांग्लादेश कहाँ है। पॉलिटिकल मैप में देखिएगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा बांग्लादेश। ठीक है, ज़्यादा बेहतर होगा कि इंडिया के ही मैप में देखा जाए। यहाँ पे बांग्लादेश है, बांग्लादेश के एकदम बीचों बीच एक जगह है पावना। ये शहर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे पहले नील क्रांति यही पावना में हुई थी। नील क्रांति सबसे पहले पावना में हुई थी। जो नील क्रांति हम लोगों ने चंपारण में देखा है 1917 में, उससे पहले नील क्रांति पावना में ही हुई थी, जो आज बांग्लादेश में है। और इसी पावना में जन्म हुआ था शहाबुद्दीन चप्पू साहब का, इसलिए मैंने पावना का जिक्र किया है। नील क्रांति 1859 से 61 के आसपास हुआ था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन जो साइप्रस से संबंधित है, जो संबंधित है साइप्रस से। अभी साइप्रस के एक राष्ट्रपति बने हैं, उनका नाम है निकोश। साइप्रस के राष्ट्रपति बने हैं, उनका नाम है निकोस। यही साइप्रस का मैप है, राजधानी है निकोसिया। साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। ये एक यूरोप का द्वीपीय देश है। यदि हम लोग इसे वर्ल्ड मैप में देखते हैं, इसे वर्ल्ड मैप में खोजना थोड़ा सा मुश्किल है। आपको हम लोग को बस ये ध्यान रखना है कि ये जो साइप्रस है यूरोप का एक द्वीपीय देश है, जहाँ पे टूरिज्म सबसे बेहतर है। पूरी दुनिया में सबसे बेहतर अगर टूरिज्म कहीं है तो उसमें से एक स्थान साइप्रस का भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तुर्की से संबंधित। तुर्की में एक भूकंप आया है और पीटी के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। तुर्की में जो भूकंप आया था, तो पहले तो ये केंद्र देख लेंगे कि भूकंप का केंद्र टर्की के दक्षिण में सीरियाई सीमा के निकट गाजिया टेप है। गाजिया टेप प्रांत में नूर दगी शहर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा तुर्की में जो भूकंप है उसका केंद्र क्या था, तो नूर दगी। दूसरा कि तुर्की के राष्ट्रपति हैं रेशेप तैयब। रेशेप तैयब साहब तुर्की के राष्ट्रपति हैं।
हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि कश्मीर मामले में खुलकर पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की में राहत के लिए ऑपरेशन दोस्त नाम से सहायता मिशन भारत ने संचालित किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट पीटी है जो आने वाले समय में आप एग्जाम में देखिएगा। ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार ने चलाया है और ऑपरेशन दोस्त की मदद से तुर्की की मदद की है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे न्यूजीलैंड के बारे में। ये न्यूजीलैंड का मैप है। न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप में इस एरिया में, न्यूजीलैंड के इस एरिया में एक चक्रवात आया है। वो चक्रवात का नाम है गैब्रियल। गैब्रियल चक्रवात। गैब्रियल चक्रवात आया था न्यूजीलैंड में। तो एग्जाम में बस इतना ही पूछा कि न्यूजीलैंड में कौन सा चक्रवात आया या फिर गैब्रियल चक्रवात कहाँ आया है, तो न्यूजीलैंड में आया है। ये दक्षिणी देश है, सबसे दक्षिणी देश न्यूजीलैंड है, जिसकी राजधानी है वेलिंगटन। इसकी एक क्रिकेट टीम भी है। ठीक है, यहाँ एक छोटा शहर है क्राइस्ट चर्च। तो ये मैप आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ एक और शहर है ऑकलैंड। इन सभी जगहों पे क्रिकेट मैच भी होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ये नीचे है। अगर आप इसे वर्ल्ड मैप में भी देखना चाहें, अगर वो दिखता है तो आप देखिएगा। ऑस्ट्रेलिया अगर आप देखते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया है। ये पूरा ऑस्ट्रेलिया महादेश है और ऑस्ट्रेलिया महादेश के साउथ में ये है न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया महादेश का ही एक देश है न्यूजीलैंड। ठीक है, और यहाँ पे चक्रवात आया है और अभी एक प्रधानमंत्री वहाँ पे बदले भी गए हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बाद। आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य हमारे एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण है, ये सभी चीज़ें एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमें विशेष रूप से ध्यान देना है कि ये जो इकोनॉमी का जो पोर्शन होता है उसमें विशेष रूप से बजट और सर्वे, उस पे ही फोकस रखना है। और प्रतियोगिता दर्पण का जो अतिरिक्तांक है उससे पढ़ना है, क्योंकि ये सभी अनुमान वाले डेटा हैं और अनुमान वाला डेटा एग्जाम में नहीं पूछता है। तो इन सभी चीज़ों को आप स्किप कर दीजिए। ये सभी चीज़ों को स्किप कर देना है। इन सभी चीज़ों को स्किप कर देना, क्योंकि सभी अनुमान है। ये सभी अनुमान है। आप देख लीजिएगा यहाँ पे अनुमान लिखा। अनुमान कभी भी एग्जाम में नहीं पूछता है। सब पेज भरने का उपाय है। इन सभी चीज़ों को हम लोग को स्किप करना है। मेरे अनुसार स्किप करना चाहिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ठीक है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो इसे हम लोग देखेंगे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का। यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। टॉपिक बनाएंगे वाइब्रेंट विलेज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ठीक है, ये हमारे पीटी मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? इसका देखिए मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसे मान लिया जाए कि ये भारत है, ये भारत है और ये इसकी सीमा हो गई। तो ये जो सीमा है उसके आसपास जनसंख्या निवास करती है। तो सीमा के आसपास क्या होता है? मान लीजिए जम्मू कश्मीर की सीमा, तो यहाँ पे हमेशा गोलीबारी होता रहता है और सीमा पे हमेशा परेशानी रहता है। तो सीमा के जो लोग हैं ना, पलायन करके अन्य स्टेट्स में चले जाते हैं रहने के लिए। तो सीमा का जो क्षेत्र है वो खाली हो जाएगा। खाली होगा तो दुश्मन देश को अंदर में घुसपैठ का मौका मिलेगा। उसको ही रोकने का ये प्रोग्राम है कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि ये जो सीमा के पास रहने वाले के पास रहने वाली जनसंख्या है
उनका पलायन ना हो, वहीं पे उन्हें रोजगार मिल जाए और सुविधा मिल जाए। ठीक है, बस इतना ही हमें इसमें जानना है। आप और प्रतियोगिता दर्पण में बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन जानना जो है बस हम लोग वही देखेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, देश की उत्तरी सीमा के सामरिक महत्व को स्वीकार करते हुए सीमावर्ती गांवों के समुचित विकास के लिए इस कार्यक्रम का उल्लेख वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में किया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने मूल स्थानों पर रहने के लिए प्रोत्साहित करने तथा इन गांवों से पलायन रोकने में सहायता मिलेगी, सीमा की सुरक्षा भी होगी। यह योजना देश की उत्तरी भूमि सीमा के साथ 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में आवश्यक अवसंरचना विकास के लिए बनाई जा रही है, यानी विशेष रूप से उत्तरी सीमा को ध्यान में रखते हुए। अब अगर आप देखिए, जैसे कि भारत का मैप देखिएगा, तो भारत का जो उत्तरी एरिया है वो थोड़ा असुरक्षित है। यही कारण है ये जो हम लोग जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं, इसके इस तरफ पाकिस्तान है, यहाँ से हमेशा हमला होता है। तो ये जो सीमावर्ती लोग हैं, वो लोग पलायन करके जम्मू चले जाएंगे, या पलायन करके ये लोग चंडीगढ़ की ओर आ सकते हैं। तो यहीं पे पलायन ना हो, उत्तरी एरियाज में पलायन नहीं हो। ये लद्दाख है, ये सीमा है, यहाँ इसके आसपास लोग रहते हैं। ये तो अक्साई चीन हो गया जिस पे चाइना कब्जा कर लिया है, तो यहाँ पे लोग रहते हैं। तो इनका पलायन न हो, इसके लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग, हाँ, अच्छा, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे टेलीफोन से संबंधित। टेलीफोन का बहुत सारा इसमें डेटा लिखा हुआ है, उन डेटा पे नहीं जानना है। हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वही आप कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर हम लोग को जो हैंड रिटन हमारे टेलीग्राम पे दिया जाता है उससे भी आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो भारत में जो दूर संचार की स्थिति है उसे देख लेंगे। स्थिति क्या है, तो शहर में जो टेलीफोन है, शहरी टेलीफोन या शहरी उपभोक्ता कौन कौन है। ठीक है, यानी कि ये हमें सीधा सीधा जानना है कि वायरलेस टेलीफोन और विथ वायर वाले टेलीफोन कितने हैं शहर में। तो शहर में अगर आप वायरलेस की बात की जाए, तो 227 मिलियन लोग हैं जो टेलीफोन का यूज कर रहे हैं, या इसमें से कम भी हो सकते हैं, लेकिन 627 मिलियन वायरलेस टेलीफोन शहर में उपयोग में पूरे भारत में लाया जा रहा है। अब यदि बात किया जाए वायर लाइन वाला जो बेसिक टेलीफोन कहते हैं, वो 25 मिलियन के आसपास है। ठीक है, तो 627 मिलियन वायरलेस है यानी मोबाइल है पूरे शहर में, और 25 मिलियन वायर लाइन वाले हैं। ये शहर की स्थिति है, तो ये आप देख लीजिएगा, और नोट्स में तो वो रहेगा ही, प्रतियोगिता दर्पण में भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा डेटा से इसे भारी कर दिया गया है। उसे आसान करने की व्यवस्था हम लोगों ने की। अब यहाँ पे गांव की स्थिति देखेंगे, ग्रामीण उपभोक्ताओं की स्थिति देखेंगे, तो गांव में भी बहुत सारे अब मोबाइल हो गए हैं। 515 मिलियन, जो 627 मिलियन शहर में थे, तो गांव में है 515 मिलियन, लगभग 100 मिलियन ही कम है। ठीक है, तो गांव में 515 मिलियन बिना तार वाले यानी मोबाइल वाले फ़ोन हैं, और गांव में 2 मिलियन तार वाले फ़ोन हैं, और हम लोगों ने शहर में देखा था 25 मिलियन। यहाँ पे अंतर है। तो इतना टेलीफोन का यूज़ हम लोग कर रहे हैं। अब इसे अगर जोड़ दिया जाए, 515 मोबाइल और 627 मोबाइल, फिर 2 मिलियन मोबाइल और 25 मिलियन मोबाइल, सभी को यदि हम लोग जोड़ते हैं तो 1170 मिलियन आता है। तो इतना
टेलीफोन का उपयोग हम लोग पूरे भारत में कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज को हम लोग देखना है। एक शब्द है टैली डेंसिटी, जो आपको प्रतियोगिता दर्पण में भी मिलेगा। टैली डेंसिटी, ये टैली डेंसिटी होता क्या है? टैली डेंसिटी होता है कि 100 जनसंख्या पे कितना मोबाइल का यूज किया जा रहा है। यानी कि भारत में मान लीजिए 100 जनसंख्या है, 100 लोग रहते हैं, उसमें कितने मोबाइल का उपयोग किया जा रहा है, प्रति 100 व्यक्तियों पे कितने टेलीफोन कनेक्शन है, यही टैली डेंसिटी कहलाता है। तो भारत की यदि बात की जाए, इंडिया की बात की जाए, तो 85% टैली डेंसिटी है। एक सबसे अधिक टैली डेंसिटी दिल्ली में है, केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, 272%। यानी कि 100 लोग हैं तो 272 लोग वहाँ टेलीफोन यूज कर रहे हैं 100 लोगों पे। पूरे इंडिया में 100 में 85। स्टेट की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा टैली डेंसिटी हमारी हिमाचल प्रदेश में, जहाँ सबसे अधिक हिंदू आबादी है, वहाँ 130% लोग हैं, जो पूरे भारत में सर्वाधिक हैं। टैली डेंसिटी में सबसे कम टैली डेंसिटी है बिहार का, लगभग 55%। सबसे कम, तो ये दो डेटा जानना हमें बहुत जरूरी है। यह हालांकि पूरा आप जान सकते हैं। यही सभी चीज़ों को प्रतियोगिता दर्पण में दिया गया है, और इतना ज़्यादा हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं। ये ट्राई हम लोग जान सकते हैं, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग डिटेल में पहले भी पढ़ रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण में। ये भारत में दूर संचार को नियंत्रित करने वाली एक संस्था है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, अच्छा एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं। सबसे अधिक जिस ब्रांड के सिम का यूज होता है वो रिलायंस जियो है, 37%, जो 2016 के अक्टूबर से शुरू हुआ था। फिर एयरटेल है 32%, वोडाफोन है 21%, बीएसएनएल जो सरकारी है वो लगभग 9% है। ठीक है, यानी नंबर 1 पे हमारे अंबानी साहब हैं, और ये सभी डेटाज को बिल्कुल नहीं पढ़ना। फिर यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि रेपो रेट में लगातार छठे वर्ष वृद्धि, जो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। इसे, इतने डेटा को बिल्कुल मत पढ़िएगा। अब देखिए, ये जो दिया हुआ है 2022-23 में बैंकिंग रेट, जो रेपो रेट वगैरह से संबंधित है, इतने चीज़ों को पढ़ना और समझना बहुत आवश्यक है। प्रतियोगिता दर्पण में प्रति माह इसका डेटा रहता है, ये कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, इसका क्या प्रभाव है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। या तो इसे एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, या फिर अगर आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइएगा तो इसका एक अलग से क्लास मैंने 50 मिनट या 1 घंटे का लिया है। आप उसमें देखिएगा, अच्छे से समझ जाइएगा, और जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा जो सबसे लेटेस्ट डेटा होता है, इससे सबसे लेटेस्ट डेटा ये है, इसे आप समझिएगा। बहुत आसान है। जैसे कि हम लोग बैंक में जाते हैं पैसा जमा करने तो हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है, या वहाँ से लोन लेते हैं तो हम लोग एक इंटरेस्ट बैंक को देते हैं, बस वही है। एक वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है, वो प्लेलिस्ट में है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नवीनतम सामान्य ज्ञान पे, और ये जो बजट वगैरह है उत्तर प्रदेश का, ये सब अलग से पढ़ने की आवश्यकता है। इन सभी चीज़ों को आप छोड़ दीजिएगा, कोई भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं। सीधा हम लोग नवीनतम सामान्य ज्ञान में आएंगे, पढ़ेंगे वही जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला हम लोग देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय में 7 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। सर्वोच्च न्यायालय में 7 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। इसे थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण में बहुत कम दिया हुआ है। तो यहाँ पे पॉइंट बनाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय। इसमें देखिए, एक CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 33 और न्यायाधीश होते हैं, 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश।
इस प्रकार 34 न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, समझने वाली बात है। एक व्यवस्था जिसे हम लोग कहते हैं कॉलेजियम सिस्टम। यह कॉलेजियम सिस्टम क्या है, इसे हम लोग समझेंगे। ये न्यायाधीशों की नियुक्ति या स्थानांतरण, न्यायाधीशों की नियुक्ति या स्थानांतरण करने की प्रणाली है। और कॉलेजियम सिस्टम पे एकाधिकार किसका है? सर्वोच्च न्यायालय का। यानी सर्वोच्च न्यायालय ही अन्य जजों की नियुक्ति करती है, वही पूरे भारत में सुप्रीम कोर्ट के जज की या फिर अन्य स्टेट के जज की नियुक्ति और स्थानांतरण करती है। यही विरोध है कि संसद चाहती है, विशेष रूप से जिनकी सरकार है वो चाहती है कि कॉलेजियम सिस्टम में परिवर्तन किया जाए और थोड़ा सा पावर प्रधानमंत्री या जो कैबिनेट है वो अपने हाथों में लेना चाहती है। तो देखिए, एक साल था 1981, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया और आदेश ये दिया कि जो सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति होगी या अन्य न्यायालय में नियुक्ति होगी, उसमें किन किन जजों की नियुक्ति होगी उसमें संसद को केवल सुझाव देगी, अर्थात राष्ट्रपति को सुझाव देगी सर्वोच्च न्यायालय। ये 1981 में आया ये बात। ये 12 सालों से चला। फिर इसमें परिवर्तन आया। परिवर्तन इसमें आया है 1993 में, जो मुख्य परिवर्तन था। 1993 में एक मुख्य परिवर्तन आया कॉलेजियम सिस्टम में। मुख्य परिवर्तन ये आया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लोग जो परामर्श देते हैं उसे राष्ट्रपति को मानना होगा। ये परिवर्तन आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लोग स्थानांतरण और नियुक्ति में जो राय दे रहे हैं, जो परामर्श दे रहे हैं, उसे राष्ट्रपति को मानना होगा। और यहीं से कॉलेजियम सिस्टम पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। शक्ति जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हाथों में आ गई। इसका एक दुष्परिणाम निकला कि जो स्थानांतरण होता है जजों का या नियुक्तियां होती है, उसमें वंशवादी व्यवस्था हम लोग देख रहे हैं कि अगर किसी के पिता सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो उनके पुत्र भी सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं। वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं चंद्रचूड़ साहब, उनके भी पिता कभी सुप्रीम कोर्ट के जज थे और सबसे अधिक समय तक जज रहने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वर्तमान के जो जज हैं उनके पिता। तो एक वंशवादी व्यवस्था हो जाती है। तो ये विरोध है, इसलिए कैबिनेट चाहती है कि कॉलेजियम सिस्टम में थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए। इसमें जो नियुक्तियां हुई है, कहाँ कहाँ क्या नियुक्तियां हुई हैं, उसे जानना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं आयुष्मान खुराना से संबंधित। आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ इंडिया का राजदूत बनाया गया। ये एक एक्टर हैं। इन्हें यूनिसेफ इंडिया का, जो बच्चों के लिए काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे नीति आयोग। नीति आयोग में भी परिवर्तन आया कि जो नीति आयोग के जो सीईओ थे परमेश्वर अय्यर, उनको अब विश्व बैंक के निदेशक मंडल में भारत द्वारा नामित कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। नीति आयोग का गठन हम लोग जानते हैं 1 जनवरी 2015 को किया गया था, योजना आयोग को खत्म करके। तो इसमें एक अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के,
प्रधानमंत्री ही होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं। पहले परमेश्वर अय्यर उपाध्यक्ष थे, अब हैं बीबी सुब्रमण्यम। बीबी सुब्रमण्यम अभी उपाध्यक्ष हैं। और ये जो परमेश्वर अय्यर साहब हैं, परमेश्वर अय्यर साहब, इन्हें बनाया गया है वर्ल्ड बैंक का जो निदेशक मंडल है उसमें कार्यकारी निदेशक बनाया गया। वर्ल्ड बैंक में परमेश्वर अय्यर को भेजा गया, जो यूपी के कभी आईएएस ऑफिसर थे। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं बीबी सुब्रमण्यम, जो अगला क्वेश्चन भी है। ये बीबी सुब्रमण्यम, ये नाम हमें ध्यान में रखना है। अब हमें आगे बढ़ना है पुरस्कार में, और ये सब कुछ भी नहीं समझना है, केवल एक दो लाइन जानना है, तो कि सभी पढ़ने का कोई मतलब होता नहीं। टॉपिक में हमें देखना है ग्रैमी पुरस्कार, ठीक है, ग्रैमी अवार्ड देखना है। ग्रैमी अवार्ड में एक चीज जानना है कि इसका मूल नाम होता है ग्रामोफोन पुरस्कार। यानी ग्रैमी पुरस्कार का मूल नाम होता है ग्रामोफोन, जो हम लोग पुराने सिनेमाज वगैरह में देखे हैं। ये पुरस्कार किसका है? यूएसए का पुरस्कार, यूएसए का प्रतिष्ठित संगीत के क्षेत्र का पुरस्कार है, ठीक है। 1959 से ग्रैमी अवार्ड दिया जा रहा है, ये जानना है। अभी जो 2022-23 में 2023 का जो ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है, जो 65वां ग्रैमी पुरस्कार है, उसमें संगीत के क्षेत्र में एक हमारे भारतीय हैं रिकी केज। रिकी केज ने ग्रैमी पुरस्कार जीता है। इनका एल्बम है डिवाइन टाइड्स। इन्होंने एक एल्बम बनाया है डिवाइन टाइड्स, उसके लिए रिकी केज को पुरस्कार दिया गया। मूल रूप से बेंगलोर के रहने वाले हैं। यही व्यक्ति हैं रिकी केज। और आप सभी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा, कभी भी एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक है। पढ़िएगा, दिमाग पे लोड आएगा और एग्जाम में पूछेगा नहीं। अब एक बस नॉलेज के जान लेना है बाफ्टा क्या है? बाफ्टा है पुरस्कार ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, इसका फुल फॉर्म है। ब्रिटिश एकेडमी का एक पुरस्कार है, और उसमें हमें आगे कुछ नहीं जानना है। आप जानने के लिए सब देख सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर कौन थे, फिल्म क्या है, गैर अंग्रेजी फीचर फिल्म, अभिनेत्री, अभिनेता। अब इसमें अगर कोई भारतीय होते तो जानना आवश्यक था, उसके अलावा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण हमारे लिए है यहाँ पे फीफा के वर्ष का पुरस्कार। विश्व फुटबॉल की संचालन संस्था है, पूरे दुनिया में जो फुटबॉल को संचालित करती है उस संस्था का नाम है फीफा। उन्होंने 2022 में पुरस्कार का वितरण किया है। बस जानना है सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर कौन है, लियो मेसी अर्जेंटीना के कैप्टन, और सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर एलेक्सा स्पेन की, ठीक है। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिकी देश है और स्पेन जो है ये यूरोपियन कंट्री है। तो इन दोनों का नाम हमें जानना है और कुछ भी जानना आवश्यक नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग जानेंगे परवेज मुशर्रफ के बारे में। जन्म जान लीजिए, 11 अगस्त 1943 को इनका जन्म हुआ था न्यू दिल्ली में, यानी दिल्ली में। इनका जो हवेली है आज भी है न्यू दिल्ली में। फिर आज़ादी के आसपास 1947-48 में ये कराची में जाके बस गए थे। कराची से फिर ये तुर्की में गए पढ़ने के लिए। 1998 में पाकिस्तान की थल सेना के अध्यक्ष बने। और हम लोग जानते हैं पाकिस्तान की राजनीति पे सबसे अधिक प्रभाव यदि किसी का होता है
तो वहां के थल सेना का ही होता है। 99 में कारगिल युद्ध हुआ था। 99 में वर्ल्ड कप भी हुआ था, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। 99 में कारगिल युद्ध हुआ, पाकिस्तान की इसमें हार हुई थी और जनरल परवेज मुशर्रफ ने पराजय का ठीकरा उस समय के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पे फोड़ा। फिर 99 में सरकार का तख्ता पलट किया। 2008 तक ये राष्ट्रपति रहे थे। इन पे आरोप लगा कि इन्होंने संविधान को निलंबित किया है। इस आधार पे इन पे राजद्रोह लगाया और 2019 में इन्हें मृत्यु दंड दिया गया। मृत्यु दंड देने से पहले ही 2016 में ये दुबई चले गए थे। वहाँ इन्हें इनकी तबीयत खराब हुई और अभी हाल में ही 2023 में इनकी मृत्यु हो गई है। तो इतना हम लोग जानेंगे, एग्जाम में पूछे या ना पूछे, जानेंगे हम लोग कि 1943 में इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। आप चाहें तो चांदनी चौक के पास इनके घर को देख भी सकते हैं। 1998 में सेनाध्यक्ष बनने से पहले ये कराची में शिफ्ट हो गए थे, थल सेनाध्यक्ष बने थे। ठीक है, और थल सेनाध्यक्ष का पाकिस्तान पे बहुत प्रभाव रहता है। थल सेनाध्यक्ष के बिना वहां पे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना नहीं जा सकता। 99 में कारगिल युद्ध हुआ था, तीसरा कारगिल युद्ध, इसमें पाकिस्तान की हार हुई थी। उस समय प्रधानमंत्री थे परवेज, माफ करिएगा, उस समय के नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे। इन्हें अपदस्थ करते हुए प्रेसिडेंट बने परवेज मुशर्रफ। 2008 तक ये प्रेसिडेंट बने थे। फिर 2007 में इन पे आरोप लगा था कि इन्होंने संविधान का हनन किया है। फिर 2016 में ये चले गए थे दुबई। उसके बाद 2019 में इन्हें कैपिटल पनिशमेंट दिया गया, यानी मृत्यु दंड दिया गया, और अभी 2023 में इनकी मृत्यु हो गई है। इतना चीज हमें इनके बारे में जानना चाहिए। फिर इसी पेज में एक है 2023 का पौष्टिक अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। जो मिलेट्स है उसमें बाजरा, ज्वार, राजगीरा, कुदकी, कोदो, रागी, चीना व कनगी, इन सभी को शामिल किया है और इन अन्न को श्री अन्न नाम दिया है। भारत सरकार ने इन अन्नों को श्री अन्न नाम दिया है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि किन किन अन्न को श्री अन्न नाम दिया गया है। तो इतनों को, बाजरा ये याद रहेगा, रागी भी याद है, इसे हम लोग बिहार में मरुआ बोलते हैं, चीना, कनगी, राजगीरा, ज्वार, कुदकी और कोदो, ये सभी मोटा अनाज आता है। कम बारिश में ही इनकी खेती हो जाती है और इन अनाजों को फ्यूचर का अनाज बोला जा रहा है। अब हम लोग देखेंगे दिवस से संबंधित। अब हम लोग समझेंगे दिवस से संबंधित। हाँ, दिवस में देखेंगे 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे होता है। वेटलैंड मतलब होता है आर्द्र भूमि, यानी कि अगर आपके घर के पीछे कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे हमेशा जल का जमाव होता है, या पटना में आप देखिएगा जलकुंभी वगैरह होता है, वो सभी वेटलैंड्स है। वेटलैंड्स को जमीन का फेफड़ा कहा जाता है। इसलिए वेटलैंड्स को बचाना हमारी जिम्मेवारी है। कभी पटना में बहुत ज़्यादा वेटलैंड्स हुआ करते थे, उन्हीं वेटलैंड्स को भर के अब वहाँ पे कंक्रीट के जंगल अर्थात बड़े बड़े इमारत बनाए जा रहे हैं, जो जलवायु के हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से कहीं से बेहतर नहीं है। तो 2 फरवरी जो है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे है।
4 फरवरी हम लोग को जानना है श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस, क्योंकि ये हमारा पड़ोसी है। फिर 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस होता है, ठीक है। 10 फरवरी नेशनल, ये आप छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। 10 फरवरी है विश्व दाल दिवस, प्रोटीन दाल में बहुत होता है। विश्व वर्ल्ड पल्सेस डे। आगे हम लोग देखते हैं 11 नंबर, विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं व बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि महिलाओं का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस होगा विज्ञान के क्षेत्र का, वो 11 फरवरी होगा। इसे इस तरह से कोट करना है हमें कि 28 फरवरी जो होता है वो इसमें आएगा भी, वो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है, क्योंकि इस दिन हमारे रमन साहब ने, सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी और उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में। तो वो 28 फरवरी उनका जन्मदिन है, फरवरी को ही 28 फरवरी को ही विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसलिए फरवरी माह में ही विज्ञान के क्षेत्र का महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये इस तरह से कोरिलेट करना है। 12 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस है, 12 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस, ठीक है, विश्व रेडियो दिवस है 13 फरवरी, विश्व रेडियो दिवस। 20 फरवरी संयुक्त राष्ट्र, देखिए ये सब जो दिवस है ना, इसकी कोई मान्यता नहीं है, कभी एग्जाम में नहीं पूछता। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय दिवस, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय दिवस है 20 फरवरी को, याद रखना है। फिर हमें ध्यान रखना 21 फरवरी जो बहुत महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। बांग्लादेश के भाषा आंदोलन दिवस 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में स्वीकृति दी गई थी। बांग्लादेश जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, फिर 1971 में ये बांग्लादेश का जन्म हुआ, उसके पीछे कारण था भाषा। पूर्वी पाकिस्तान में लोग बंगला बोलते थे, पाकिस्तान इन पे उर्दू थोपना चाहता था। अब चूंकि पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान दोनों में एक ही धर्म था, इस्लाम, लेकिन धर्म और भाषा दो अलग अलग चीज़ें हैं। जब भाषा को परिवर्तित किया गया तो इस क्षेत्र के लोगों ने धर्म को दरकिनार करते हुए पाकिस्तान से अलग होना ही बेहतर समझा और भारत की मदद से, अर्थात इंदिरा गांधी की मदद से, एक नए देश का उदय हुआ जिसका नाम है बांग्लादेश, ठीक है। यानी कि अगर आप एक धर्म के हैं और दो भाषा के हैं, तो एक धर्म वाला यदि चाहेगा कि उस पर हम अपना भाषा भी थोप दे इस कारण कि वो मेरे धर्म का है, तो ये कहीं ना कहीं संभव नहीं होता है। आगे हम लोग देखेंगे 28 फरवरी जो हम लोग अभी डिस्कस किया, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सीवी रमन को दिया गया था, ये हम लोगों ने बात कर लिया है। एक बुक आया है सलमान रुश्दी का, विक्ट्री सिटी, ये कभी भारत के थे और अब ये बाहर रहता है, विक्ट्री सिटी। भारतीय चावल कांग्रेस 2023 का भारतीय चावल कांग्रेस, देश में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का आयोजन उड़ीसा के कटक में हुआ है। कटक में हमें पता है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, वहीं राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, इसे कैसे है भारत में राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला के कुफरी में, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र कानपुर में, तो उसी तरह से एक राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है, जहां कभी 1897 में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। कटक में ही राष्ट्रीय चावल कांग्रेस मनाया गया। कांग्रेस का मतलब केवल पार्टी नहीं होता, कांग्रेस का मेन मतलब होता है सम्मेलन या संगठन। इसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने किया, क्योंकि ये उड़ीसा की ही रहने वाली हैं।
ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। महिला सशक्तिकरण पे G20 सम्मेलन। महिला सशक्तिकरण पे G20 देशों का 2 दिवसीय सम्मेलन आगरा में संपन्न हुआ है। ये डेट याद रखना है और जगह भी 11 फरवरी 12 को आगरा में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए G20 सम्मेलन मनाया गया है। अध्यक्षता किए थे फिक्की के अध्यक्ष डॉक्टर रेड्डी साहब ने। एक रेड्डी दवाई की कंपनी भी है, उन्हीं के मालिक हैं डॉक्टर रेड्डी। फिक्की के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। ये भारत में जितना बिजनेस होता है सभी का एक बोर्ड बनाया गया है या ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, उसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है फिक्की। ठीक है। अब हमें देखना है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। तो ये जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है, डेट याद नहीं रखना है, सिर्फ जानना कि 12 नंबर का विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में संपन्न हुआ है। फिजी में, इसे हम लोग मैप में भी देखेंगे। फिजी में संपन्न हुआ है। जो हिंदी सम्मेलन हमेशा विदेश मंत्रालय के तत्वाधान में होता है। थीम है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। देखिए यहाँ पे समझना है कि जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था। इसे याद इस तरह से रखना है कि आरएसएस का जो हेड क्वार्टर है नागपुर में है, जहाँ से हमारे नितिन गडकरी साहब एमपी होते हैं। और आरएसएस हिंदी पे सबसे अधिक जोर देता है। उससे कोरिलेट कर लेना है कि 1975 में जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन वो नागपुर में हुआ था। फिर सब कुछ काट देना है। प्रतियोगिता दर्पण केवल पेज भरने के लिए सब दे देता है। लेटेस्ट सिर्फ जानना है कि नाडी यानी फिजी में हुआ। फिजी में ही क्यों हुआ, इसे अभी हम लोग मैप में समझते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में फिजी है कहाँ। सबसे ईस्टर्न कंट्री है एक फिजी। अगर ये मिल जाए मैप में हमें, तो सबसे ईस्टर्न कंट्री है। शायद यहीं पे सबसे ईस्टर्न कंट्री फिजी है। और यहाँ पे 8 लाख की आबादी है, जिसमें से 5 लाख आबादी भारतीय मूल के लोग रहते हैं। भारत के गिरमिटिया मजदूर फिजी में कभी अंग्रेजों के समय में गए थे और वहीं रह गए, और यहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भारतीय मूल के ही हैं। यहाँ पे हिंदी बोलने वालों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। आप मैप में देखिएगा, फिजी आपको मिलेगा जिसकी राजधानी सूबा है। ठीक है। तो जब फिजी में भारतीय मूल के लोग हैं, हिंदी भाषी लोग हैं, तो वहाँ और मजबूत करने के लिए हिंदी को वहाँ पे विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग ऑपरेशन का देखेंगे। देखिए ऑपरेशन दोस्त जो हम लोग पढ़ ही लिए हैं, तुर्की में जो भूकंप हुआ था, तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था, वहाँ पे भारतीय सेना ने ऑपरेशन दोस्त की मदद से मदद किया है। एनडीआरएफ की टीम वगैरह गई थी। अब अगला हम लोग देखेंगे भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दुस्तलिक। दुस्तालिक या दुस्तलिक। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, तो आप बोलिएगा दुस्तलिक। और इसे हम लोग मैप में भी देखेंगे। ये सैन्य अभ्यास का नाम है दुस्तलिक। एक जान के कहाँ हुआ था ये भी जानना है। ये जो दुस्तलिक हुआ है ये पिथौरागढ़ में हुआ है। ठीक है। जो सैन्य अभ्यास दुस्तलिक या दुस्तालिक हुआ है वो पिथौरागढ़ में हुआ। उत्तराखंड में एक बहुत अच्छा जगह है पिथौरागढ़, वहाँ पे हुआ है। अब उज्बेकिस्तान को जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि उज्बेकिस्तान का ही रहने वाला बाबर था और वो उज्बेकिस्तान से ही
काबुल के रास्ते भारत आया था। अगर आप भारत के नक्शे को देखिएगा तो ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ठीक है, और यहीं पे अफगानिस्तान है। उसके बाद जो हम लोग देख रहे हैं, चाइना के बाद ये जो एरिया है, जो मैं अभी मैप ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो पूरा एरिया है, कभी कभी ईरान को भी लिया जाता है, लेकिन ये जो एरिया है इसे हम लोग कहते हैं मध्य एशिया, जहाँ से लोग सेना के रूप में भारत आए और यहाँ पे मुगल सत्ता को स्थापित किए थे। बाबर उज़्बेकिस्तान का ही रहने वाला है। मध्य एशिया की सबसे बड़ी कंट्री कजाकिस्तान है। अब दिख तो यहाँ नहीं रहा है, लेकिन आप मैप में देखिए, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, यहाँ पे उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, ये 5-6 कंट्रीज हैं जो मध्य एशिया के कंट्री कहलाते हैं। और यहाँ से बहुत बड़े मात्रा में लोग पलायन करके भारत आए और यहीं के होके रह गए। और आज कहना मुश्किल है कि अब उज़्बेकिस्तान और तजाकिस्तान के कौन से लोग हैं, बस हमें ये जानना है उज़्बेकिस्तान का ही रहने वाला बाबर था, ठीक है। और यहाँ पे जो अभी सैन्य अभ्यास हुआ है, उस सैन्य अभ्यास का नाम है दुष्कर्म और स्थान है पिथौरागढ़। एक चीज और जानना है, जो दुस्तलिक सैन्य अभ्यास हुआ है वो थल सेनाओं के बीच हुआ है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। इस पेज में एक और महत्वपूर्ण था, गुजरात में सागर परिक्रमा का तीसरा चरण। सागर परिक्रमा मत्स्यिकी क्षेत्र के कल्याण हेतु केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। यानी हमें ये समझना है कि जो सागर परिक्रमा है केंद्र प्रायोजित है, और मछली, या हम अच्छे शब्दों में कहें तो मत्स्यिकी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए सागर परियोजना की शुरुआत गुजरात में की गई है। गुजरात में पूरे भारत का सबसे बड़ा राजकीय तट है, यानी कि सबसे अधिक तट यदि कहीं है तो गुजरात में ही है, सबसे लंबा तट। अब अगले पेज में हम लोग देखते हैं हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग देखेंगे कि नौ सैनिक प्रदर्शनी है, IDEX। IDEX क्या है, तो नौ सेना का एग्जीबिशन है, प्रदर्शनी है, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी NAVDEX 2023 का आयोजन हुआ है। कहाँ? अबू धाबी में, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी, जहाँ दुबई भी है, अबू धाबी में आयोजन हुआ नेवडेक्स का, ठीक है। इसमें भारत ने अपने युद्धपोत INS सुमेधा का प्रदर्शन किया। तो INS सुमेधा का प्रदर्शन भारत ने किया है कहाँ? नेवडेक्स प्रदर्शनी में, ठीक है। बस इतना ही चीज हम लोग को पढ़ना है बस। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि भारत और जापान का एक संयुक्त अभ्यास हमेशा होता है वीर गार्जियन। और इस बार वीर गार्जियन में जो भारतीय दल का जो नेतृत्व की है एक महिला ने की है, स्क्वाड्रन लीडर ने, अवनी चतुर्वेदी। तो अवनी चतुर्वेदी क्या है? वायुसेना की ऑफिसर हैं, स्क्वाड्रन लीडर यही अवनी चतुर्वेदी हैं, स्क्वाड्रन लीडर हैं। और इन्होंने वीर गार्जियन का नेतृत्व किया है। स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी किसी विदेशी सैन्य अभ्यास में भारतीय दल का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी है। बस इतना ही हमें जानना है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। एरो इंडिया 2023, यहाँ पे देखना कि रक्षा क्षेत्र की एशिया की सबसे बड़ी एयरबे एरो इंडिया का आयोजन हुआ है। एरो इंडिया का आयोजन कहाँ हुआ है, बस ये जानना है। बेंगलुरु में ये आयोजन, एरो इंडिया का आयोजन बेंगलुरु में हुआ, नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था, बस और कुछ भी हमें
नहीं जानना है। डाक डाक टिकट से संबंधित हमें जानना है अमृत पैक्स 2023 क्या है। अमृत पैक्स 2023 10 साल के बाद एक प्रदर्शनी हुआ है डाक टिकट का, राष्ट्रीय डाक टिकट का एक प्रदर्शनी हुआ है जिसका नाम है अमृत पैक्स। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तत्वाधान में भारतीय डाक विभाग ने फरवरी 2023 को अमृत पैक्स 2023 का राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रह प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली में किया है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि अमृत पैक्स क्या है, तो अमृत पैक्स है राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी, ये समझ गए अमृत पैक्स। 10 साल के बाद हुआ, कहाँ हुआ है, तो दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ है, डाक टिकट प्रदर्शनी है ये। अब आगे 3 पेज और है अगले। अब खेल में हम लोग देखेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है रोहित शर्मा से संबंधित। ये जो रोहित शर्मा है हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन, रोहित शर्मा क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में, वनडे हो, T20 हो या टेस्ट हो, उसमें शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बने हैं। और हमें इस पेज में कुछ नहीं जानना है। अगला हमें देखना है टेस्ट क्रिकेट में। ये जान लीजिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम रनों से अभी जीत हुई है, ये लेटेस्ट है। न्यूजीलैंड जीता है इंग्लैंड से, बस 1 रन से जीता है, बस यही हमें जानना है। और ये सबको आप काट दीजिएगा, ये सब काट दीजिए। सिर्फ जानना है कि न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को अभी वेलिंगटन में हराया, जो राजधानी है न्यूजीलैंड की, 2023 में। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। रणजी ट्रॉफी का जान लीजिए, भारतीय क्रिकेट है उसमें जो प्रथम श्रेणी का जो मैच होता है, सबसे बड़ा टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी होता है नेशनल लेवल पे, उसमें सौराष्ट्र दूसरी बार जीता है। गुजरात का ही एक क्षेत्र है जिसे सौराष्ट्र कहते हैं, सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी जीता है, उसके कप्तान थे उनादकट साहब। बस सौराष्ट्र ने जीता है बंगाल को हरा के। हालांकि एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन गूगल आप कर लीजिएगा कि रणजी ट्रॉफी का क्या इतिहास है, ये जानना जरूरी है हमें। अब महिलाओं का जो T20 हुआ है ये महत्वपूर्ण है। महिलाओं का T20 विश्व कप 2023, इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इस बार ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार विजेता हुआ है। ICC जो है जिसका हेडक्वार्टर दुबई है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वो महिलाओं का 8वां T20 वर्ल्ड कप करवाया। 8 नंबर का T20 वर्ल्ड कप, ये 8 नंबर इंपॉर्टेंट है। 8वां T20 वर्ल्ड कप करवाया है। ठीक है, कहाँ कराया है, तो दक्षिण अफ्रीका में कराया, दक्षिण अफ्रीका में कराया। और दक्षिण अफ्रीका में ये देश था जहाँ आयोजन हुआ। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच फाइनल मैच हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने मैच को जीत लिया। यानी कि T20 जो अभी हुआ है 2023 में T20 हुआ है, उसे जीता है ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार, हराया है साउथ अफ्रीका को। टूर्नामेंट के जो सर्वश्रेष्ठ प्लेयर हैं वो ऑस्ट्रेलिया की एशले गाइडर हैं। एशले गाइडर टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर घोषित हुई हैं। इसमें जो टूर्नामेंट में भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व है वो हरमनप्रीत कौर ने किया है। हरमनप्रीत कौर जो अभी जो हमारा जो ये विमेंस IPL हुआ था उसमें भी एक टीम की ये कप्तान थी। ठीक है, इसमें भारत है ना सेमीफाइनल तक पहुंचा था। बस जो 8 बार T20 हुआ है महिलाओं का, उसमें पहला T20 2009 में हुआ था। इंडिया सॉरी पुरुषों का जो पहला T20 हुआ था 2007 में हुआ था, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, इंडिया मैच जीत गया था, ईशांत शर्मा कैच लिए थे, ये आप लोगों को याद होगा। पहला T20 महिलाओं का 2009 में हुआ, मेजबान इंग्लैंड थे, यानी कि इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड जीत गई थी, न्यूजीलैंड हारे थे। ये सभी चीज़ों को काट दीजिए। 23 में जो आयोजन हुआ है दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया जीता है 6ठा बार, दक्षिण अफ्रीका हार गया है। अगला T20 2024 में होगा, अगले ही साल होगा, इसलिए क्योंकि एक कोरोना के भेंट चढ़ गया है 2000 जो 21-22 में होना था। तो 9 नंबर का T20 बांग्लादेश में होने वाला है। 9 नंबर का T20
बांग्लादेश में होने जा रहा है। अंतिम जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, खेलो इंडिया, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश के मेजबानी में हुआ है। यानी कि ये जो खेलो इंडिया है, खेल मंत्रालय जो करवाता है प्रत्येक वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम युवाओं के लिए, इस बार हुआ था मध्य प्रदेश में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश की मेजबानी में हुआ था। महत्वपूर्ण ये है ये लाइन की, जो 5वां जो खेलो इंडिया हुआ था, 5वां भी हमें याद रखना है कि 5वां नंबर का खेलो इंडिया था। इसमें 2 खेल को जोड़ा गया है। खेल का नाम है कयाकिंग और कैनोइंग। आप गूगल करिएगा ये दोनों का किस तरह से खेला जाता है, तो गूगल से नॉलेज की वृद्धि होती है। कयाकिंग और कैनोइंग, ये 2 हो गया। अब हमें जानना कि जो टॉप के राज्य कौन हैं, तो हमें महाराष्ट्र के बारे में एकदम याद रखना है कि सबसे अधिक पदक महाराष्ट्र ने जीता, फिर हरियाणा ने जीता, तीसरा मध्य प्रदेश। ये 2 छोड़ दीजिए, केवल एक ही ध्यान रखिए कि महाराष्ट्र ने सबसे अधिक पदक जीते हैं। महाराष्ट्र, फिर हरियाणा, फिर मध्य प्रदेश। ठीक, तो यहाँ पे हमारा अप्रैल का प्रतियोगिता दर्पण खत्म हुआ है। जहाँ पे आवश्यकता हुई है मैप का हम लोगों ने उपयोग किया है। अगले बार से जो हम लोग प्रतियोगिता दर्पण करेंगे वो भी लाइव होगा, आपको पहले से सूचित किया जाएगा। चलिए फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी क्वेरीज होगी आप कमेंट कर सकते हैं।